अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आज जुम्मे की सुबह आपके लिए पॉजिटिव गुजर रही होगी। सो जुम्मा मुबारक और बहुत सा प्यार हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है थोड़ी सी इस चीज़ की कि अपने आप को कैरी कैसे करना चाहिए। ऑब्वियसली हम अपने पैरों पे अपने पूरे जिस्म को कैरी करते हैं, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कैसे अपने आप को पब्लिकली हैंडल करना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती है, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बाल भी अच्छे बने हुए होते हैं, नेल पॉलिश, हाथ पाँव, हेड टू टो, मर्द औरत सब बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि कोई वो ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनकी वो पूरी जो लुक है वो ख़राब हो जाती है। अब छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है और फिर हमारी लुक भी ख़राब होती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा एक चीज़ जो गलत करते हैं वो ये है कि गलत जगह पे गलत चीज़ पहन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, अब ऑफिस का एक अटायर होता है। अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ और सडनली मैंने 9 से 5 का नॉर्मल जो दफ्तर वाली सिचुएशन होती है वहाँ जा रही हूँ और मैंने गोटे और कढ़ाइयों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो ज़रा टू मच हो जाता है, राइट। अब अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मीटिंग पे जाना है और वहाँ पे मैं इतना सा एक गोल्डन सा क्लच लेके जा रही हूँ और साथ में मेरे जूते भी गोल्डन पहने हुए और कपड़े मेरे पूरे के पूरे जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी ओकेजन पे या इवेंट पे जा रही हूँ, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो आप अच्छे लगने के बावजूद भी सिचुएशन के हिसाब से गलत लग सकते हैं। तो प्लीज़ जगह की मुनासबत और मौके की मुनासबत को याद रखना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों मैं एक फ्यूनरल पे गई, एक जनाजे पे गई, तो वहाँ पे सब लोगों ने ब्लैक वाइट या हल्के रंग पहने हुए थे। एक खातून ने ब्राइट रेड जोड़ा पहना हुआ, मतलब इस कलर का लाल जोड़ा पहना हुआ था। और किसी ने शायद उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन और कहना भी नहीं चाहिए, देखें किसी को जाके कमेंट करना, बट पीठ पीछे सारे बातें कर रहे थे, जो और भी ज़्यादा बुरी बात है। और हर बंदा ही कहता हाय अल्लाह, इसको बड़ी खुशी है फौतगी की। सो यू नो, ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जब भी कोई फौतगी हो या कोई ऐसा मौका हो, देखे अर्जेंटली या इमरजेंसी में कोई सिचुएशन पता चले वो तो एक फ़र्क बात होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, अब जैसे कि इसी तरह खुदा न खास्ता किसी की तरफ आप अफसोस करने के लिए जा रहे हैं और आपने फुल मेकअप किया हुआ है, प्रॉपर आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, हेयर स्टाइल आपने बनाया हुआ है, तो ये बात थोड़ी सी ऑड लगती है कि यार ये कोई पार्टी या गेट टुगेदर तो नहीं था, ये तो एक ऐसा मौका था जहाँ पे बंदे को थोड़ा सा धीमा होकर चलना चाहिए। यही चीज़ें अगेन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो अब अगेन उसके साथ साथ अब जूतों की बात करूँगी सबसे पहले। अब आपने जूते पहने हुए हैं और आप जा रहे हैं शादी पे और आपने नीचे जो है वो हवाई चप्पल जो नहीं होती वो नॉर्मल फटी हुई पहन के जा रहे हैं, आपकी पूरी लुक ख़राब हो जाएगी। उसी तरह आप जॉगर पहन के किसी सीरियस बिजनेस मीटिंग में नहीं जा सकते। इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जॉगर पहन के जाएंगे, अनलेस जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट है या इस किस्म की लुक है, तो उस पर भी प्रॉब्लम बन जाती है। एक्सेसरीज़ की अब मैं बात करना चाहूँगी, ये भी आपकी लुक को इन्हांस करने में और ख़राब करने में काम करते हैं। जैसे कि घड़ी हो गई, छोटी सी चीज़ है, अच्छी प्यारी अगर आप घड़ी पहनते हैं, ज़रा सटल सी उसकी अपनी लुक है। कुछ लोग ज़रा स्टेटमेंट पीसेस पहनते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस का भी रुझान हो गया, तो जैसे कि मैंने भी एक वो डिजिटल वॉच पहनी हुई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करती है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं वर्क करती। बट वॉचेस में भी एक वक्त होता था कि शादियों पे अगर लड़कियों को जेवर दिया जाता था तो लड़कों को, और अभी भी देते हैं, बड़ी एक महंगी सी घड़ी दी जाती थी, वेडिंग का बैंड दिया जाता था, सोने के या गोल्ड के या वो यू नो कोई एक्सपेंसिव किस्म के कफलिंग्स दिए जाते थे, बटन दिए जाते थे कपड़ों के, जैसे कि वो क्या होते हैं शलवार कमीज़ के लिए जो वो बटन्स होते हैं जो आप खुद लगा लेते हैं काज के अंदर। तो इस किस्म की चीज़ें दी जाती थी मर्दों को भी एक्सेसरीज़ में। अब तो मैंने ये भी देखा कि शादियों पे जब इस तरह बिद जा रही होती है या बिद कह रही हूँ वो बरी जा रही होती है या जहेज़ब कर रहे होते हैं, तो उसमें सन ग्लासेस, रिंग्स, बेल्ट, स्कार्फ्स, परफ्यूम्स, कलोन्स मर्दों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको वेल पुट टुगेदर लगने में आपकी हेल्प करती हैं और आपकी इम्प्रेशन भी अच्छी देती हैं। बैग्स भी ऐसे हों जो आपके आउटफिट के साथ मैच करते हों। बेसिकली द पॉइंट इज़ कि हमने प्रेजेंटेबल लगना है, लेकिन प्रेजेंटेबल लगने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लोग करते हैं जो बड़ी ऑड होती है। जैसे कि आप देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये देखें
अगर मैं अपनी टांग ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, कितना ऑड लग रहा है ना स्क्रीन पे। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे 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 करते रहते हैं। अब बहुत अच्छी ड्रेसिंग और एक बंदा है वो बात कर रहा है और ऐसे कर रहा है बात, तो ये बड़ी एक चीज़ आंखों के लिए भी डिस्ट्रैक्टिंग होती है और आपकी पूरी ग्रूमिंग को बर्बाद कर देती है। एक और चीज़, कुछ लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आदत होती है नाक को छेड़ने की। कुछ लोग नाक में उंगली भी डालते हैं। सॉरी, मुझे पता है गंदी बात कर रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। और मैं उन लोगों को बता दूं कि जो लोग पब्लिकली नाक में उंगली डालते हैं, ये मत समझें कि आपको कोई नोटिस नहीं करता। लोग नोटिस भी करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगेन जो बुरी चीज़ है, बट पीठ पीछे फिर बातें भी करते हैं। सो नाक में उंगली डालना, कान में इस तरह उंगली डालना, बार बार, अच्छा हाथों को मुंह में डालना। मैंने ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी मर्द देखे हैं, सूट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, बहुत ही मतलब वो जो कहते हैं ना बड़ी हैंडसम चार्मिंग लुक, और दांत चबा और अपने नाखून चबा रहे हैं मुंह में हाथ डाल के। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी लुक को इफ़ेक्ट करती हैं, मुतासिर करती हैं, हमारी अपीयरेंस को भी एक तरह से डैमेज करती हैं। तो अपनी ग्रूमिंग का ख़ास ख्याल रखना, उस ग्रूमिंग के साथ साथ बैग्स हो गए, जूते हो गए, अच्छे कपड़े पहनना और जगह की मुनासबत और मौके की मुनासबत के हिसाब से। उसके बाद जो एक्सेसरीज़ हैं, जूते हो गए, बैग्स हो गए, ज्वेलरी होगी, वो भी अप्रोप्रिएटली पहने, इस्तेमाल ज़रूर करें, अच्छा लगता है। जैसे कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं वो जो आप हरी अंगूठी पहनती है, जैसे कि मेरी ये वाली रिंग बहुत रजिस्टर्ड है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये वो जो आपकी अंगूठी कहाँ है, तो वो आपने आज पहनी नहीं है वट। तो अब ये वाली जो मैं किधर मैं जा रही हूँ, हमें यहाँ जाए, ये वाली जो मेरी रिंग है, ये रिंग अक्सर लोग कहते हैं आप छोटी उंगली पे एक अंगूठी पहनती है, वो कहाँ है। तो मैं अक्सर लोगों को जब मिलती हूँ तो दिखाती भी हूँ। सो मेरी आदत है रिंग्स ज़्यादा पहनने का। आई लव वेयरिंग रिंग्स। तो मैं अपनी वेडिंग रिंग्स अम्मी ने जो दी ये वो अक्सर पहनती हूँ। देन ये जैसे कि कड़ा, ये मुझे अनम ने गिफ्ट किया था, तो ये मैं हमेशा पहनती हूँ। वॉच हमेशा मेरे पास होती है और कोई ना कोई चीज़ मैं अपनी दूसरी कलाई पे भी ज़रूर पहनती हूँ। गले में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये मेरे 3 नेकलेसेस मैं पहनती हूँ, अरसा हो गया। बल्कि अब तो नूर भी कहती है कि मामा आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर 3। मैं कहा पुत्र सा रुक जाएगा, और बड़ी फनकारी है ये, और मैं तो खैर पहनती हूँ तो फिर मैं उतारती ही नहीं हूँ। सो यू नो हर बंदे की अपनी चीज़ें होती हैं। मेरा इयररिंग्स कोई भी थोड़े से डिसेंट से पहन लिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जस्ट नाइस डिसेंट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी एक्सेसरीज़ में ये चीज़ हो। बैग मेरा अक्सर एक ही होता है जो मैं 6-8 मंथ्स के लिए कैरी करती हूँ। मैं अच्छे बैग में इन्वेस्ट करके उसी को कैरी करती हूँ और वो डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको मैं चला लेती हूँ। देखिए हर चीज़ मैचिंग भी करनी ज़रूरी नहीं है। एक वक्त था 1980s का ज़माने में जब लोग हर चीज़ मैच करते थे। लाल कपड़े पहने हैं तो लाल लिपस्टिक पहनी है, लाल जूते पहने हैं, लाल नेल पॉलिश है, लाल बैग है, हर चीज़ वो होती थी। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, ट्रेंड्स भी बदल गए। देन अगर आप शूज़ की बात करें, जूते और बैग अगर एक कलर के हों तो मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर ना भी हों तो जो आपने आउटफिट पहना हुआ है उसके साथ या उसके कॉन्ट्रास्ट में हो तो बड़े मज़े के लगते हैं। बट अगेन आपने पार्क में जाना है पिकनिक के लिए और आपने इतनी बड़ी पेंसिल हील पहनी हुई, बेवकूफ़ी है। आप पार्क जा रहे हैं फैमिली के साथ पिकनिक पे या किसी गेट टुगेदर पे जा रहे हैं जहाँ पे हल्ला गुल्ला होना है, बारबेक्यू टाइप माहौल है, वहाँ पे आप जॉगर पहनने के बजाय या चप्पल पहनने के बजाय अगेन ऊंची सी एड़ी पहन के चले जाए, बड़े फैंसी जूते कपड़े पहन के चले जाए, तो ख़राब ही होंगे। सो जगह की मुनासिबत, सिचुएशन। एंड देन जो ये मैंने चीज़ें कही हैं छोटी छोटी हैं, जिस तरह लोग अक्सर जो है ना पेन को पकड़ के कान में घुमा रहे होंगे और आपसे बात कर रहे होंगे, पेन खाना शुरू कर देंगे, इसके बैक पेन चबाना शुरू कर देंगे। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं जो छोटी छोटी होती हैं। जिस तरह मेरी बड़ी बुरी आदत होती थी, कोशिश बहुत की है उसे कंट्रोल करने की। अब पता नहीं, आप ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता जब आप कर रहे हो। तो जैसे बातें करते करते मुझे आदत थी ऐसे बात बोलते बोलते ना झटके बाजों को मारने की, राइट को या लेफ्ट को, पता नहीं क्यों। तो मुझे 1-2 लोगों ने ऑब्जर्व करवाया, मैंने गौर से अपने 1-2 एपिसोड देखे प्रोग्राम के जिसमें किसी ने पॉइंट आउट किया। मैंने कहा हाय ये तो मैं कर रही थी। तो मुझे समझ आया कि ये मेरी एक नर्वसनेस की, ये एक एंग्जाइटी की मेरी ट्विच है, राइट। सो व्यूअर्स, इन चीज़ों के ऊपर हमने कंट्रोल और काबू लेके आना है और उनको एड्रेस करना है। और अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ करता हो जो आपके इतने करीब है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, तो अकेले में जाके उनसे डिस्कस भी करें। कि आपको पता है ना, आप जब कान में इस तरह डाल रहे होते सब देख रहे होते, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट आप अक्सर ये करते हो। 2-4 ऐसी चीज़ें जो मेरे हस्बैंड की बड़ी बुरी आदत होती थी, अपने नेल्स को कॉन्स्टेंटली बाइट करते थे। तो एक दिन मैंने फैसल को कहा, मैंने कहा जानिए आपको पता है ना कि आप नेल बाइटिंग अगले के आपको पता ही नहीं चलता। उन्होंने कॉन्शियस होकर अपनी उस आदत को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। तो हर बंदे की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जो इंसान करता है। मेरी जैसे कि मैंने आपको बताया बाजू का झटका, फैसल का ये। अच्छा, मेरी एक और प्रॉब्लम है नाक। मेरी इस एरिया में व्यूअर्स बहुत ड्राइनेस होती है। ये जो टी जोन है मेरी, कुछ लोगों की ऑयली होती है, मेरा ये टी जोन बहुत ड्राई है।
जिसकी वजह से मुझे हाथों पे भी कभी कभी एक्जिमा हो जाता है और यहाँ पे भी हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बार बार ना नाक में खुजली हो रही होती है। सो मैं नाक को ऐसे ऐसे कर रही होती हूँ, अक्सर मुझे लोग कहते हैं छोड़ दो नाक की जान। वैसे ही, और जैसे कि मेरी एक दोस्त ने कहा, कहती तुमने तो इतनी अपनी नाक को मिला कि तुमने नाक ही घिसा दी है। शायद घिसा ही दी है, बट द पॉइंट इज ये चीज़ें लोग नोटिस करते हैं। और अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं इन चीज़ों के बारे में तो फिर इन छोटी मोटी चीज़ों को भी ठीक कर लें या इनकी इस्लाह कर लें या समझें कि इसके पीछे रीज़न क्या है। किचन में हमारे साथ शेफ़ अनम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का आपका। लेकिन इस पे हम ब्रेक के बाद करेंगे। डन। टॉपिक पे भी बात करेंगे, किचन में क्या बन रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त एन यहाँ नुक्कर पे खड़ा है। तो आप सबको जुम्मा मुबारक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं किचन में शेफ़ अनम से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये ब्रेक में बड़ी हमारी गपशप लग रही थी, तो मुझे एकदम से एक और बात का ख्याल आया कि हमारी ग्रूमिंग और हमारी अपीयरेंस और हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे घर से भी होता है। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। आपने नोटिस किया कि बहुत सी जिनकी मदर्स जो बहुत एलिगेंटली तैयार होती हैं, उनमें दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक मेरी बहन की तरह के जो बहुत ही अच्छी, जिनकी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग आपा हमेशा बड़ी वेल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक मैं जंगली। नहीं ऐसा तो पता है तुम्हें, जिस तरह कोई शौक नहीं है मुझे तैयार क्यों होने का, ये वो एक जुगन अभी वो एक बिल्कुल ऑपोजिट बात है कि आपको तैयार होने का नहीं शौक। नेल्स, एग्जैक्टली, हाथ पाँव, बालों का नीट एंड क्लीन होना। कितनी दफ़ा देखा है कि लोग बड़े अच्छे ड्रेस हुए हैं और बालों के अंदर डैंड्रफ नजर आ रहा है, और साफ पता चल डैंड्रफ से ज़्यादा बाल गंदे हैं। जी बिल्कुल, बनाए हुए हैं लेकिन गंदे हैं। और जुगन अभी मेरा ख्याल है कि आपने बहुत 1000 टाइम ये चीज़ मेंशन की होगी अपने किचन में जब भी हमने काम किया है कि आपने आना है, अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो प्लीज़ उसको ब्रश से अच्छी तरीके से साफ करें। Here, it's a great option, right in the kitchen. Exactly. Otherwise, of course, अब जिस तरह आप देखिए मेरे नेल्स में आपको कभी गंद नहीं नजर आएगा, मेरे कभी आपके पाँव और हाथों के नहीं, क्योंकि मेरे नहाने की जगह पे भी नेल ब्रश पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ तो मैं अच्छे से अपने नेल्स को, अब जैसे कल मैंने कब्रिस्तान जाना था फातिहा पढ़ने के लिए किसी के लिए, तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो आपको पता है कल बारिश बहुत हुई बिल्कुल, तो कीचड़ सारा पाँव पे लगा हुआ था। मैंने बैठ के पूरे अपने पाँव धो के नेल ब्रश से स्क्रब करके वो किए। ये चीज़ें मैटर, एक तो सफाई सुथराई, उसके अलावा एक नीट एंड क्लीन। सबसे इंपॉर्टेंट सफाई निस्फी मार। इसमें जो डालना है पकने के लिए डाल दो, ताकि मैं फिर उसके बाद ध्यान से, वो गर्म है ऑयल, बहुत दूर से डालिएगा। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली नरगिसी कोफ्ते, और नरगिसी कोफ्ते जो है हमेशा 2 स्टेप्स में बनेंगे। स्टेप 1 ये होगा कि हम उसका जो है वो कीमा प्रिपेयर करेंगे, और स्टेप 2 जो होगा वो उसकी ग्रेवी रेडी होगी। अब ये ग्रेवी तब तक हम इस प्याज को पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्याज का कच्चापन ख़त्म करना जो है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भाई तो टीम ने कहा है कि आप बोले, आपने एक हरकत की है ऑनर, जैसे मैंने हाथ सूंघा, ये भी मेरी बहुत बुरी बीमारी है। तो मेरा ख्याल है कि नहीं यार, टेबल पे बैठी होती हूँ, लोग खाना लेके आते हैं, हर चीज़ में सूंघ रही होती हूँ। मुझे पहले भी ये चीज़ पॉइंट आउट की हुई कि हर चीज़ एंड खुला नहीं सूंघ दे। लेकिन आप ये भी एक खाने की एक नेचर है कि अगर आपको कोई चीज़, कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे कि मैंने हाथ सूंघना शुरू होगी कि कहीं प्याज की स्मेल तो नहीं आना शुरू होगी, तो ये बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि ये कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ जी, ये बुरी आदत नहीं है। उमर हमारे प्रोड्यूसर, ये कोई बुरी आदत, ये बुरी आदत नहीं है। मुझे अम्मी ने कहा, अम्मी कह रही है मैं ठीक हूँ। हाँ, कुछ लोग स्मेल लेके जो है वो खाना खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये ग्रेवी जो है जैसे होगी, तो मीनवाइल जो है मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर देती हूँ। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। 1 किलो चिकन का कीमा लिया है, और मैंने इसके अंदर जो है सिर्फ बीफ और मटन का भी हो सकता है बिल्कुल, और उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसको बीफ या मटन के अंदर करेंगे तो। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसके अंदर चिकन थाई का कीमा लिया है। पहले तो मैंने इसको डबल मशीन से करवाया, उसके बाद मैंने इसको चॉपर में भी किया। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी स्मूथ चाहिए। जब तक ये स्मूथ नहीं होगा तो आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक जाएगा, गरम मसाला जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये जाके तीनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। साथ में इसमें प्याज आएगा, तकरीबन 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिसका पानी हमने अच्छी तरीके से निकाल लेना है। हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से चॉप करके उसका भी पानी निकाल लेना है। हमें आपकी रेसिपी के अंदर जो है बेसिकली पानी का कंटेंट जितना कम हो सके उतना कम इसके अंदर जो है पानी की रेशो होनी चाहिए।
उसके बाद हम 1 हैंडफुल ऑफ इसके अंदर ऐड करेंगे जो वो धनिया होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है ड्राई रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे, तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून अप्रॉक्स, अभी हम थोड़ा सा रख लेते हैं। अच्छा, और मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का है जी खशखाश। खशखाश के बगैर जो है आपके नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो रेडी नहीं होंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खशखाश, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड जो है, बाकी का ये डाल दें बेशक, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई रोस्टेड जो है हमारा ज़ीरा है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें कंबाइन हो जाए। अब ये वाला जो कीमा है ये आप तकरीबन कोई 1-2 घंटे पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आपके उसमें आ जाएगा कोफ्तों में। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगेगा, जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो उस वक्त आप डाल दें सारा। उस वक्त हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हाथों को ऑयल लगाकर अच्छे तरीके से हम उसके अंदर अपने कीमे को मिक्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपने जो इसके एग्स होंगे वो हार्ड बॉयल एग्स आप करेंगे अच्छी तरीके से 10 से 12 मिनट जिनको आपने बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आपने उसके बाद अच्छे तरीके से इनको ओवल शेप के आपने कोफ्ते बना लेने हैं और उन कोफ्तों को बनाकर हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम। जी बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोफ्ते अलग बना लेते हैं और अंडे अलग बना देते हैं जी और रख देते हैं। एक्चुअली तो वही चीज है, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकिन मसला ये है कि टूट जाते हैं। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमसे नहीं बनते। ग्रेवी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, उसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। अगर आपसे नरगिसी कोफ्ते नहीं बनाए जाते तो आप अंडे कोफ्ते अलग से ग्रेवी आपने बताई है इसी के अंदर रेडीमेड कोफ्ते भी डाल सकते हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज रेडीमेड ना लें, घर पे बना के खुद फ्रीज कर दें, वो 1000 करोड़ गुना बेहतर है। अच्छा जी, ये हो गए हैं। अब अच्छी तरीके से मैं एक ग्लव बदल लेती हूँ अपना, और दूसरा जो है ये मैं पहन ही रखूँगी, एक और पहन लूँगी चाहिए, ताकि जो है मैं एक बाउल के अंदर हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, इसी से डाल दे जुगन आप, इसमें से ही डाल दे थोड़ा सा। तो गर्म है, कोई बात नहीं, सड़ जाओगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इनके कोफ्ते बनाने हैं। अब कोफ्ते बनाना जो है थोड़ा सा, बस बहुत है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। अच्छा जी, हाँ जी, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ये चम्मच रख लेते हैं, उससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। वैसे ठीक है, आप मेरे से बड़ा गलत काम करवाती हैं। अच्छा जी, साथ साथ हम जरा अपने प्याज को भी देखते रहेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने प्रोसीजर बड़े ध्यान से करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से तो आपने उसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये ब्राउन करना है तुमने या दूसरा करना है? ब्राउन करना है, ब्राउन, क्योंकि उसके बगैर जो है इसका गुजारा नहीं है। फिर ये अच्छा जी, आपने एक थोड़ा सा बड़े साइज का एक सवाल है, आप नॉर्मल उसको फ्राई करके प्याज नहीं ग्राइंड कर सकते? वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप वो प्याज लें और उसको ग्राइंड कर लें, ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ से आपने एक अंडा ले लेना है और अच्छे तरीके से आपने उसको इसके ऊपर रैप कर देना। अच्छा, अगर टूटे तो क्या सजा है आपकी? नहीं नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा इसलिए नहीं। अच्छा, 2 रीज़न है टूटने के। एक तो या तो फिर आपका कीमा जो है वो बहुत ग्रेनी है, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो आपने जो बेसन की क्वांटिटी डाली है वो कम है। ठीक है, ये 2 रीज़न हो सकते हैं। और फैट कंटेंट भी इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा चर्बी भी होनी चाहिए। तो चिकन थाई लेने का रीज़न भी यही था कि वो उसमें थोड़ा सा जो है वो कंटेंट होता है। अच्छा, इस शेप के हम बनाएंगे, ओवल शेप के। ठीक है जी, इस तरीके से हम ग्रेजुअली इसको डालते जाएंगे और अपने ये जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो रेडी करते जाएंगे। तो मैं आपको साथ साथ रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए चिकन का कीमा लेंगे हम 1 किलो के करीब। प्याज इसमें जाएगा 1 अदद जो चॉप करके हम ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च आधा खाने का चम्मच जाएगा, खसखस 1.5 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट इसके अंदर जाएंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, आधा चाय का चम्मच साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। उसके साथ हम इसके अंदर हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ऐड करेंगे। बेसन 6 खाने के चम्मच जो कि रोस्टेड होगा। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे तकरीबन 6 से 8 अदद, बॉईल करके हार्ड बॉईल करने हैं आपने। और तेल इसके अंदर फ्राइंग के लिए जाएगा। अच्छा, ग्रेवी के लिए हमें घी या ऑयल चाहिए, तकरीबन चाहिए आधा कप के करीब। उसके बाद प्याज इसमें 1 कप जाएगा,
पेस्ट उसकी, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, और गरम मसाला लास्ट में हम ऐड करेंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए, जो कि होगा 1/4 टीस्पून के करीब। सिंपल, सबसे पहले आपने चिकन के कीमे को या बीफ के मटन को आपने इस तरीके से सारे मसालों के साथ अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। चॉपिंग बहुत ज़रूरी है इसकी, अगर इसकी चॉपिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो खुल जाएंगे, जैसे जुगन आपी ने पहले मेंशन किया था, वो खुल जाएंगे, वो टूट जाएंगे, उनका जो है वो अंडा निकलने का बहुत हद तक जो है वो चांसेस है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी, और उसके बाद जो है आपने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें, प्याज का भी पानी निकाल लेना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी और हरी मिर्च सबका आपने पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, और उसके बाद आपने इनको ऐड कर देना है इसके अंदर, और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इतना मिक्स करना है कि जैसे एक आटे को गूंदते हैं उसी तरीके से आपने अपने कीमे को गूंदना है, और फिर अच्छे तरीके से उसको मिक्स करने के बाद इसी तरीके से हार्ड बॉयल एग्स लेकर आपने अच्छी तरीके से उनकी कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने के बाद आपने उनको जो है अच्छा, ना तोड़ने का एक और तरीका ये है जो मैं मेरे घर में भी मैंने हमेशा देखा था, जो हमारे इब्राहिम चाचा को होते थे वो करते थे, तो वो क्या करते थे कि तेल जो है ना इस तरह करके उसके ऊपर डाल देते थे ताकि वो सील हो जाए। हाँ जी, ताकि जितना आप देखें हर चीज़ का एक मिनिमम टाइम होता है। अब ये देखें ना, ये बिल्कुल सही हो गए हैं। हाँ, हार्ड हो गया। अब आप उनको ऊपर नीचे घुमा फिर आ सकते हैं, तो कुछ मसला नहीं होगा उससे। उससे ये होगा कि आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटने का डर नहीं हो। दूसरी साइड पे हम घी या ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज को, जो हमने पेस्ट फॉर्म में यूज़ किया है, और या जैसे जुगन आपी ने बोला था कि आप फ्राइड प्याज को लेके उसको भी पेस्ट बना सकते हैं, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है इतना, क्योंकि पाकिस्तानी खाने में भुनाई सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होती है। आपने उसके बाद अच्छी तरीके से उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, उसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें मसाला जब चले जाएंगे फिर टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसके अंदर जो है थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, और दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे जब तक हमारा मसाला जो है बिल्कुल ग्रेवी की फॉर्म में ना आ जाए। जैसे अच्छा, अब इसका क्या करना है हमने? जी बिल्कुल, अब ये वाले मसाले जो हैं आप इसमें डाल दें। मैं भी डालती हूँ। और उसके बाद हम इसको, मैं आपको जरा एक जो है जगह बना दूं, यहाँ पे नरगिसी कोफ्ते हमने जो बनाए हैं वो हम डाल देंगे। जी, अगर आपने इसको मसाले वाले रखने हैं तो मसाले वाले रख सकते हैं, अगर आपने इसका शोरबा बनाना है तो आप उसको शोरबे की भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, और जब आप इनको सर्व करें तब आप इनको जो है सेंटर से कट करके और उसके बाद आप इसको सर्व करें। मैं बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करूँगी कि जो आपका कीमा बच जाएगा वो आप अपनी ग्रेवी में ऐड कर दें, क्योंकि उससे जो है वो फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो ये जो बच जाएगा आप बेशक इसके कबाब बना लें या फिर इसको बाकी को जो है कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर दें। अच्छा, अब ये कोफ्ते कितनी देर और फ्राई होंगे? ये तकरीबन हम करेंगे अभी 4 से 5 मिनट और इनको फ्राई करेंगे, और उसके बाद इनको रख देंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम इसको मसाले में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी तरीके से मसाले का फ्लेवर जो है वो कोफ्तों के अंदर आ जाए, और फिर लास्टली हम इसको सेंटर से कट करने के बाद ग्रेवी के साथ सर्व कर देंगे, हरा धनिया हरी मिर्च डालकर। ठीक जी, तो ये जो है हमारे मज़ेदार किस्म के अब मसाले का क्या करना है? जी बस ये टमाटर 1-8 मिनट और भून के आप बेशक ये टमाटर की ग्रेवी जो है सारी इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल सही। टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। जी, तो इस तरीके से जो है आपके अच्छे से। अच्छा जुगन आप ही एक और चीज़ भी, आप ये नरगिसी कोफ्तों को बना के वो भी कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब इस पोजीशन में आपके नरगिसी कोफ्ते आ जाए तो आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उनको फ्रीज़र में नहीं रख सकते, वो इसलिए क्योंकि टूटने का काफ़ी हद तक जो है चांसेस होंगे, तो इसलिए फिर आप ये एक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने नरगिसी कोफ्तों को हाफ डन करके जो है वो फ्रीज़र में रख लें, फिर जब मर्ज़ी आपका दिल करे ग्रेवी बनाएं और आपके जो है नरगिसी कोफ्ते वो रेडी हो जाएंगे। ये हमने टमाटर की पेस्ट भी डाल दी। जी, पेस्ट क्या है? बेसिकली ग्राउंड अप। जी बिल्कुल, टमाटर की पेस्ट, वो कैन वाली नहीं, ना कोई उसका कोई फ़ायदा है वो ज़्यादा। टमाटो प्यूरी बेसिकली हमने डाली है, नहीं ब्लेंड करके। हाँ, टमाटो को फ्रेश टमाटर की फ्रेश टमाटो की प्यूरी।
अब ये देखें जी। और अच्छा जुगन अभी एक और चीज़ है कि अगर लोगों को बड़े बड़े जो है वो कोफ्ते पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो चाहे तो इनको जो है वो मेरे सेंटर ख्याल से से ये हाफ, रेडी है नहीं, जी बिल्कुल रेडी, इसमें निकालने पे शक, सेंटर से हाफ भी कर सकते हैं। ये देखिए तो सेंटर से हाफ करने के बाद अंडे को वो फिर इस तरह से कीमे में रैप कर सकते हैं। तो वो फिर जब आप उनको सर्व करेंगे, लेकिन फिर आप उनको खोल नहीं सकते इस तरह। तो हमें बेसिकली नरगिसी, आपको पता है नरगिसी कोफ्ते किधर से, ये क्या किस तरह से ये इन्वेंट हुई है रेसिपी? एक नरगिस नामी खातून थी जी। उन्होंने कहा कि यार कोफ्ते बना लो तो उन्होंने कहा कि उसमें अंडे भी डाल देना, तो वो नरगिसी कोफ्ते हो गए। बेसिकली ये नरगिसी कोफ्ते जो है एक खूबसूरत आँख को कहा जाता है। तो जब इस नरगिसी कोफ्ते जो है जब सेंटर से कट करते हैं तो उसकी लुक एक आँख की तरह होती है कि उसकी 3 लेयर्स होती है। आँख है जो ये खाने वाली आँख नरगिस जैसी होती है। ध्यान से गरम है जी, लेकिन वो निकालने भी तो है ना, आप भी तो फ्राइंग से। अच्छा, आप रैंडम कोफ्ते भी बना सकते हैं? जी रैंडम भी, मैं यही आपको कहने लगी थी कि मैं इसके जो है थोड़े रैंडम कोफ्ते भी बना लूँगी, लेकिन इसी मटेरियल को जो है हम एज अ कबाब की सूरत में भी बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो हम इसके थोड़े से कबाब बना लेते हैं साथ में। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज वेरिएशंस आप पे डिपेंड करती हैं आपने किस डायरेक्शन में लेके जानी है। हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं। वो देखें ना, नरगिसी कोफ्ते आपके बेसिकली तैयार हो गए। और ये क्योंकि चिकन के हैं तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अगर ये बीफ या मटन के होंगे तो फिर आपको उनको ग्रेवी में डालकर पकाने का थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होगी। अदर देन ये जो है बिल्कुल रेडी टू कुक है, ये रेडी टू ईट है। आप इस तरह का खाना चाहे तो इस तरह भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, और ये बड़े मज़े के लगते हैं बाय सेल्फ आल्सो। तो ये आपके पास ये देखें, अब इसी कीमे के साथ जो है मैं यहाँ पे कबाब रेडी कर रही हूँ। कि मैंने कहा कि क्योंकि ये कीमा हम उसमें नहीं डालेंगे, तो ये कीमा अगर आप अपने मसाले में डाल देंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। ये नरगिसी कोफ्ते मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% डन हो जाएंगे। हम आपको कबाब स्टाइल में भी सर्व करेंगे, सेम मीट के साथ बने हुए कबाब, एंड देन यू गॉट योर नरगिसी कोफ्ते एज वेल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ओरल हेल्थ की। ओरल हेल्थ से मुराद मुंह की हेल्थ। और बात यह कि आजकल जो बड़ी कॉमन चीज़ है वेपिंग, स्मोकिंग तो अपनी जगह, गुटखा, पान, सिपारी वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें लोग जो हैं वो चबाते रहते हैं। जनरली ऑल्सो पीपल लाइक चूइंग ऑन पेन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें अब ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, जो एक्स रजिस्ट्रार रह चुके हैं ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर, एंड आप ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन हैं। डॉक्टर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे और इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। जी। एंड सेकेंडली आपने कहा कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या है? नहीं, वो मैंने अभी पूछना था आपसे। हाँ जी, ओरल एंड मैक्सिलो सर्जन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिलो फेशियल सर्जन क्या होता है? ओरल तो हमें पता ही है ना कि जो आपकी डेंटल सर्जरीज और बाकी चीज़ें भी करते हैं। ये एक इमर्जिंग फील्ड है और बहुत कम डॉक्टर्स हैं इस प्रोफेशन में। ये बेसिकली डील करते हैं जो हेड एंड नेक ट्यूमर्स हैं, मोस्टली फेस के ट्यूमर्स, ओरल कैविटी के ट्यूमर्स, फ्रैक्चर्स जो जाके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं अपर जाके, लोअर जाके, इवन फ्रंटल बोन जो हमारे माथे की हड्डी है, आँख की जो हड्डियाँ, ऑर्बिटल बोन्स, नेज़ल बोन, ये सारे का सारा जो आपका मेन स्ट्रक्चर है जो फेस का, जो आपका ब्यूटी है जिससे आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट होती है। और बाय द वे ये कॉस्मेटिकली भी बड़ा, ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। सर्जरीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, सब मेंटल फैट रिडक्शन क्योंकि करते देखिए ना हैं, व्यूअर्स, बकल होता फैट। ये है कि अगर आपके मुंह पे फॉर एग्जांपल चर्बी है, वो तो उसके लिए तो आप जो है वो डर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकता है, डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह, मतलब ऑब्वियसली जो उधर के एस्थेटिक सर्जन्स भी होते हैं। लेकिन जब हड्डी से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी या जैसे कि सर्जिकल करेक्शन, जब आपने सर्जिकल करेक्शन कोई करनी है, हड्डी को आगे करना है या हड्डी को रीएडजस्ट करना है, या आपका फॉर एग्जांपल ये एक तो होता है ना कि आपने इस जबड़े को आगे करना है, एक होता है जबड़े को पीछे करना है। यस यस। तो बहुत सी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी से कहते हैं। इसमें हम पेशेंट्स के जा कभी आगे को होते हैं, कभी पीछे को, उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। फिर इसके साथ ओरल कैंसर्स को डील करते हैं। जितने भी ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, जबड़े की रसोलियाँ जो बन जाती हैं,
ये सारी की सारी हमारी डोमेन में आती हैं। 3 बेसिक डोमेन्स हैं, एडवांस डेंटिस्ट्री जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स आ जाते हैं एंड सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस। सेकंड जो है इसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं चेहरे की हड्डियों के ट्रॉमा की वजह से, ज़्यादातर हादसात की वजह से होते हैं, उनको मैक्सिलोफेशियल सर्जन ट्रीट करते हैं। थर्ड जो इसमें है वो पैथोलॉजीज़, जो कैंसर्स होते हैं मुंह के, चेहरे के, जबड़े के, वो सारे ट्रीट करते हैं। फोर्थ एक और चीज़ है कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स की जो फेस की सर्जिकल करेक्शन करनी है वो भी मैक्सिलोफेशियल करते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ओरल कैंसर्स की मैं इसलिए बात करना चाहूँगी आज क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को कवर करें, चाहे हम किडनी कैंसर की बात करें, उधर के ट्यूमर्स की बात करें, हम जिगर के कैंसर की बात करें, सोराइसिस की बात करें, वीव टॉक्ड सो मेनी टाइम्स व्यूअर्स ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर का, लेकिन मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं ना मुंह का कैंसर हो गया, ओरल कैंसर्स की बात अक्सर लोग नहीं भी करते और सच्ची बात है लोगों को पता भी नहीं होता। सो आज हम ये जानेंगे कि ये ओरल कैंसर क्या चीज़ है और ये होता क्यों है। तो डॉक्टर साहब ओरल कैंसर चीज़ क्या है और होता क्या है, पहले इसको कवर करेंगे फिर तशखीस वगैरह की तरफ जाएंगे। जी, ओरल कैंसर बेसिकली ओरल कैविटी का कैंसर है जिसमें हमारे होंठ हैं अपर और लोअर, फिर इसके साथ चीक आ जाती है जिसे हम बकल म्यूकोजा कहते हैं, टंग आ जाती है, हार्ड पैलेट, ये सारे का सारा एरिया, इवन आपकी जा की बोन्स और मसूड़े, इन सब एरियाज़ के जो कैंसर हैं इनमें से किसी भी एरिया का कैंसर हो उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी का कैंसर या ओरल कैंसर। और इसका इंसिडेंस इस टाइम पाकिस्तान में नंबर 1 पे आ चुका है। सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर था, लेकिन अब जो WHO ने रिपोर्ट दी है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान में एक एपिडेमिक सिचुएशन है ओरल कैंसर की, नंबर 1 पे आ चुका हुआ है मेल में, और फीमेल में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ये नंबर 2 पे है। और आप सोचे व्यूअर्स की इस पे बात ही नहीं होती क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की कैंपेन्स बड़ी बड़ी चलती हैं, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा पूरा महीना होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो मुझे बताइए कि इसका रीज़न क्या होता है? इसके रीज़न में ज़्यादातर पान, गुटखा, नस्वार, छालिया। अच्छा, ये नहीं कि अम्मी को था तो आपको भी हो गया, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है क्योंकि इनकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशन होती है इन एजेंट्स की वजह से, और 3% ज़्यादा चांस होता है कि आप के जो सिबलिंग्स हैं उनमें जो बच्चे हैं आपके उनमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मुझे ये बताइए 3% रिस्क फैक्टर है। तो आप कह रहे हैं गुटखा, पान और क्या क्या, मुझे एग्जैक्ट चीज़ें गुटखा, पान, नस्वार, छालिया, सिगरेट किसी भी फार्म में है, वेप भी हो, वेप के फार्म में है, हाँ। या स्मोकलेस तंबाकू किसी भी फार्म में है, ये सब च्यूएबल फार्म में है, किसी भी फार्म में तंबाकू है उसकी वजह से होता है। डॉक्टर साहब उसके अंदर कौन सी चीज़ है जो कैंसर कॉज करती है, ये समझना एक तो कैंसर की ये एजेंट्स आपको मैंने बता दिए, कुछ और एजेंट्स हैं जो अमूमन उस पर डिस्कशन नहीं होती। स्पाइसी फूड्स, उसकी वजह से भी ओरल कैंसर हो रहा है। ना करें, मैं तो हाय रब्बा, इसकी ये कंटिन्यूस जब आप खाते रहते हैं, मैं आपको इसके इफेक्ट्स बताता हूँ कैसे कैसे आपकी ओरल कैविटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। खाने नहीं खाते। और इसके साथ है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस है टाइप 16, इसकी वजह से भी होता है। जी, इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे विलेजर्स में बहुत वो नेगलेक्ट करते हैं, पुअर ओरल हाइजीन, और दांतों की शार्प एजेस, टूट गया, केरीज लगी है, कैविटी बनी है, उसके शार्प एजेस बन गए, वो अगर ज़ुबान वाली साइड पे है तो ज़ुबान को टच कर रहा है, अगर चीक वाली साइड पे है तो उसकी एजेस जो है वो चीक पे टच कर रही हैं, कंटिन्यूस इरिटेशन हो रही है। कोई भी चीज़ है कि बॉडी में उसको कंटिन्यूस इरिटेशन जब होती रहती है वो अल्टीमेटली वो कैंसरस की जानिब जाएगी। अच्छा भैया, मुझे पता है हैरत किस बात पे होती है, आपने बात की ना शार्प एजेस, तो अभी रमज़ान में इफ्तार के वक्त मुझे वो खजूर नज़र आया। आई डिडंट रियलाइज़ कि वो जो खजूर की उसके अंदर गिटक है, मैं समझी उसमें बादाम डला हुआ। खैर मैंने उसको ज़ोर से चबाया, पीछे से ना मेरा हल्का सा दांत चिप हो गया। डॉक्टर साहब, जब तक मैं अगले दिन शाम को अपनी ट्रांसमिशन वगैरह करके डेंटिस्ट पे नहीं गई, मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई थी, मेरी ज़बान छिल गई थी क्योंकि मैं बार बार उसको टच कर रही थी। तो व्यूअर्स, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ महसूस होती है तो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। और प्लीज़ ये जो रोड साइड्स के ऊपर लोग बैठे होते हैं प्लास प्लूस लेके और पता नहीं क्या, और उनको आप कहते हैं कि जी मैं दंद ठीक कराने गया है, मैं दंद निकाल लेता है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ी हूँ, नाई और रोड साइड पे कोई भी डेंटिस्ट रोड साइड पे बैठ के सर काम नहीं करता। राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब? ऐसे ही है। अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आप रोड साइड पे ठेला तो नहीं लगाएंगे। रोड साइड पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा फिर रहे होते हैं अक्सर, आपने देखा। उस पे तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं। मैं एक्चुअली ये पता है हर प्रोफेशन में क्वैकरी बहुत ज्यादा है। नाइयों पे भी जाते हैं लोग। देखिए आप जाएं, जरूर जाएं,
मगर ऐसे बंदे के पास जाएं जो वही उस्तरा जो है 70 लोगों के मुंह पे नहीं इस्तेमाल कर रहा और उसको धो भी नहीं रहा, लेट अलोन उसको स्टेरिलाइज करना। सो बात ये कि ये चीज़ें भी तो बीमारियां पैदा करती हैं ऐसे ना। ये डिजीज़ ट्रांसमिशन रेट इससे बहुत ज़्यादा, हेपेटाइटिस स्प्रेड ये ज़्यादातर क्वैक्स की वजह से हो रहा है, और जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑटोक्लेव नहीं इंस्ट्रूमेंट्स करते। ओरल कैंसर्स की जो मैंने वजूहात बताई, इनमें से एक वजह मैंने अभी आपको बताई थी स्पाइसी फूड, जो कि आजकल मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो गया। कभी भी ये नंबर 1 पे नहीं रहा ओरल कैंसर। सही, तो ये हमारी वजूहात है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है, ऐसे भी तो लोग हैं जो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला और उधर गिल्टी थी और किसी को ऐसा क्योंकि पेन नहीं थी या व्हाटएवर। तो प्लीज़ गाइड करें कि क्या इंडिकेटर्स हैं और उन इंडिकेटर्स के बेस पे डॉक्टर पे जाना चाहिए, और उसके बाद क्या टेस्ट और क्या तशखीस और इलाज, ये तीनों चीज़ें अब हम ब्रेक के बाद कवर करेंगे। जी ठीक है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश पर्सनालिटी जो बड़ा यूनिक काम करते हैं पाकिस्तान में। यूनिक इसलिए क्योंकि ये इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं, ये एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान के लिए। बाहर तो फिर भी बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन मिल जाते हैं, बट पाकिस्तान में कम है। सो आज हमारे साथ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो एक्स रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मुंह के कैंसर की या ओरल कैंसर की। अब ओरल कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है? सिम्टम्स जी, सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो अल्सर्स होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। जिस तरह आम अल्सर्स घर में बच्चों के बन जाते हैं, मुंह में स्ट्रेस की वजह से बन गए, विटामिन B12 आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बन गए, या गैस्ट्रिक डिजीज़ की वजह से भी ओरल अल्सर्स बनते हैं। उन्हें हम कहते हैं रेकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस माइनर। ये 1 हफ्ता से 2 हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अल्सर मुंह के अंदर कहीं भी बने जो 3 हफ्ते तक ठीक ना हो रहा हो, यानी कि व्यूज जो छाला नहीं होता जो पीले से सर वाला बन जाता है या जख्म जैसा बन जाता है, जी ठीक है, कोई भी छाला आपके मुंह के अंदर जो बने जो 3 हफ्ते तक ठीक ना हो रहा हो, और यूजुअली ये पेनलेस होता है, कभी कभी पेनफुल भी होता है और यूजुअली पेनलेस होता है, इसलिए लोग इसे इग्नोर करते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर गर्दन में गिल्टी महसूस हो रही है, आपको वरीफुल होना चाहिए। सेकंड, आप अगर कोई हैबिट करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पान वगैरह या नस्वार खाते हैं, तो उसके साथ साथ ग्रेजुअली आपकी माउथ ओपनिंग कम होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल हमारी माउथ ओपनिंग होती है 40 to 44 मिलीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। अगर कोई बंदा घर में इसको जज करना चाहे एक लेमैन तरीके से, तो आप 3 फिंगर ब्रेथ्स जो है ना आपके सेंटर में इस तरह वर्टिकली आपके मुंह में चली जानी चाहिए, तो ये आपकी माउथ ओपनिंग ठीक है। अब जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी म्यूकोज़ा के नीचे कोलेजन फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिव होते हैं, म्यूकोज़ा हमारी हार्ड होना शुरू हो जाती है। आप नॉर्मल पर्सन की म्यूकोज़ा देखें वो रेडिश होगी, एक आम जो ये तंबाकू वगैरह यूज़ कर रहा है उसकी म्यूकोज़ा देखेंगे वो वाइटिश अपीयरेंस मुंह के अंदर, मुंह के ज़बान के ऊपर और अंदर का, ज़ुबान के ऊपर हो, चीक के ऊपर हो, लिप के ऊपर हो, कहीं भी हो। फिर ये यूजुअली पेनलेस होता है, मोर देन 3 वीक्स इसका होता है टाइम। अगर ये आपको रिलीफ नहीं मिल रहा किसी भी मेडिकेशन से तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। स्क्रीनिंग, घरेलू स्क्रीनिंग, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, घर में अगर आप स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, कोई बंदा कहता है कि मैं अपनी ओरल कैविटी की स्क्रीनिंग करूँ कि मुझे कोई कैंसर वगैरह तो नहीं बन रहा, तो सिंपल तरीका है इसकी स्क्रीनिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन है। आप घर में देखें आपको कोई वाइट पैचेस अब नॉर्मल आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं रेड पैचेस नज़र आ रहे हैं, तो आप फिर कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ। आपको अबनॉर्मलिटी अगर कुछ भी फाइंड नहीं होती आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब डॉक्टर के पास चले गए, आधे से ज़्यादा लोग तो टेस्ट से ही डर के भाग जाते हैं, तो इसकी टेस्टिंग कैसे होती है? जी, ऐसे ही आपने सही कहा कि इसका टेस्ट जो है ना, इसमें हम अगर होंठ का कैंसर है तो डॉक्टर एक सस्पेक्ट कर रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली कैंसर है, तो उसमें हम टिश्यू डायग्नोसिस करते हैं। टिश्यू काट के, यानी एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, होंठ का एक पीस काट के लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, इसे कहते हैं इंसिजनल बायोप्सी।
तो उससे फिर हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिनेशन वो करते हैं पैथोलॉजिस्ट, उससे हमें पता लगता है कि ये कैंसर बन चुका हुआ है। को फिर उसकी स्टेजिंग के लिए हम MRI करवाते हैं, CT करवाते हैं, बोन स्कैन करवाएंगे कहीं बाकी बॉडी में तो नहीं स्प्रेड कर गया हुआ, क्योंकि लोकल स्प्रेड तो इसने कर जाना है। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं 60% केसेस में इतनी इग्नोरेंस है कि 60% केसेस में स्टेज 4 में प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास। स्टेज 4 में जब उसका प्रोग्नोसिस रेट बहुत पुअर हो चुका होता है, यानी अगर 5 ईयर प्रोग्नोसिस निकालें, लाइफ उसने उसकी ज़िंदगी 5 साल ज़िंदगी निकालें स्टेज 4 कैंसर की, तो वो आलमोस्ट 57% चांस होता है कि वो 5 साल गुजारेंगे। और अगर वो स्टेज 1 और 2 में प्रेजेंट करते हैं तो मोर देन 90% चांस है, 80 to 90% कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। सही। और डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट इसकी बहुत ही हॉरिबल ट्रीटमेंट है। आप अब देखिए सबसे जिसको पहले खुदा न खास्ता है जी इलाज तो करना है ना, इलाज तो करना है। उसके बाद हम बात तो करेंगे एहतियात की, बट सबसे पहले तो इलाज क्या है? इलाज इसमें यह है कि अगर आपकी ओरल कैविटी का कैंसर ओरल कैविटी से निकल के बाहर स्किन की जानिब आ गया तो हमें वो हिस्सा ही रिमूव करना पड़ता है, फेस का वो पार्ट ही निकालना पड़ता है। उधर फिर क्या आएगा? वो फेशियल डिफेक्ट बन जाता है, अच्छा खासा डिफेक्ट बन जाता है। उसमें फिर हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। अगर तो सॉफ्ट टिश्यू का डिफेक्ट है, बोन नहीं है, फिर हम ये फोरहेड से फ्लैप इधर से इतनी ऑलमोस्ट उसके साइज डिफेक्ट के साइज़ के मुताबिक ये फ्लैप रोटेट करके, यानी ये पूरे का पूरा माथा उतार के इधर लगाते हैं। माथे की जो माथा वापस उग जाता है, उधर हम स्किन ग्राफ्ट करते हैं। वो थाई से स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होता है, बारीक सी स्किन की लेयर, वो उतार के लगाते हैं। वो उधर स्किन जो है ना वो बन जाती है, वो डिफेक्ट माथे का कवर हो जाता है। चेहरे का डिफेक्ट इस तरह कवर होता है। एक जगह को ठीक करने के लिए 3 जगह मुतासर होती है। 3 जगह मुतासर होती हैं और बात इधर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपको सर्जरी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं। कभी कभी आपको जो फ्लैप लगाया होता है, इवन डिफेक्ट जब बहुत ज़्यादा हो तो हम चेस्ट से फ्लैप उतार के लगाते हैं और वो इस तरह लगा रहता है, हैंगिंग पोजीशन में होता है। 3 हफ्ते बाद उसको काटते हैं, फिर पेशेंट को रिलीफ मिलता है उधर, ताकि उसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे और वो जुड़ जाए। फिर इसी तरह शोल्डर से फ्लैप ले लिया, या बोनी डिफेक्ट है तो हम फिबुला का टांग की हड्डी निकाल के उधर लगाते हैं। ज़ुबान कट गई अगर पेशेंट की कैंसर है तो जाहिर बात है, किसी भी चीज़ का चेहरे का कैंसर है तो हमें वो टिश्यू रिसेक्ट करना पड़ेगा। अब ज़ुबान का है तो हमें ज़ुबान काटनी पड़ेगी। अब ज़ुबान काट के फिर हम रेडियल फोरम फ्री फ्लैप लेते हैं, बाजू से उसकी फ्लैप लगाते हैं। तो लेकिन उसके बाद ना तो आपको कोई टेस्ट आना है, ना कोई और ना आपको टेस्ट आना है, ना आपकी वो स्लेवा भी ड्रूल होता रहेगा, उसकी फंक्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब बेसिकली, और फिर बाद में व्यूअर्स अगर खुदा न खास्ता स्प्रेड हुआ या कोई और है तो फिर रेडिएशन कीमोथेरेपी भी है इसकी। इसके अलावा फ्लैप नेक्रोसिस हो जाता है, जो फ्लैप लगाया हुआ है वो फेल हो गया। इवन मैंने मैगट्स निकाले हुए हैं इतने इतने बड़े, 1-1 इंच के कीड़े पड़ जाते हैं नेक में। वो तो फिर बचे कैसे? आपका पैगाम क्या है? मेन तो आज हमारी बात ये थी कि पैगाम क्या है हमारे? जी, मेरा पैगाम तो यही है कि सिगरेट नोशी को क्विट करें इससे पहले कि ये आपको ख़त्म कर दे, और जो भी चीज़ आप मुंह में रख रहे हैं पान नस्वार की शक्ल में जो कि ओरल कैंसर का सबब बन रही है, इसको आप छोड़ दें। और मुख्तलिफ़ जगह पे इसी तरह जिस तरह मैडम ने TV कैंपेन चलाई है, आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करें, पब्लिकली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ओरल कैंसर इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 कैंसर बन चुका हुआ और ऑलमोस्ट 15,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इसको रोकने के लिए। इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े भी हैं, और व्यूअर्स यूथ में तो ये एक बहुत बड़ी प्रेवलेंट चीज़ है। बच्चे वेप, सिगरेट, अच्छा पान गुटखा वगैरह पहले तो ये होता था कि एक सर्टेन एज ग्रुप के लोग खाते थे, अब तो ये एक सोशल चीज़ हो गई है। जैसे एक ज़माने में हुक्का बड़ा पॉपुलर हो गया था, एक ट्रेडिशनल ले लिया है लोगों ने, ट्रेडिशनल रवायत के तौर पे। लेकिन जो इसमें एजेंट्स हैं वो मोर देन 28 ऐसे एजेंट्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर काजिंग हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आई एम सो ग्रेटफुल, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। और आपको डॉक्टर साहब हम तंग करते रहेंगे क्योंकि बड़े मुश्किल से हमारे हाथ इतने अरसे में एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन लगे, तो हम इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी, आप तंग करिएगा। लेकिन व्यूअर्स, ये एक लाड प्यार वाला तंग है, बहन भाई वाला। लेकिन जो तंग आप अपनी ज़ात को कर रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी के स्पैन को कम करके, अच्छा व्यूअर्स ज़िंदगी का स्पैन ना भी कम हो, सारी ज़िंदगी इतने बड़े खड्डे के साथ आपको ज़िंदगी जीना पड़े, या ज़बान ही कट जाए, कम्युनिकेशन ही आपकी ज़ीरो हो जाए,
हर बंदा नहीं अफोर्ड करता कॉस्मेटिक सर्जरी, उसके बाद जान बचाने तक बहुत से लोग कर लेते हैं लेकिन अगला स्टेप अफोर्ड ही नहीं करते। एंड बाय द वे व्यूअर्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ये कोई सस्ता नुस्खा नहीं है, बड़ा महंगा नुस्खा है। और द फैक्ट दैट ओरल कैंसर इस वक्त पाकिस्तान में टॉप पे है, ये एक बहुत डरावनी बात है, ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में सेकंड नंबर पे, राइट? औरतों में फर्स्ट नंबर पे, ख़वातीन में सेकंड। औरतों में फर्स्ट नंबर पे है और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड, यानी कि द बिग लाइक अ वेरी मेजर रीज़न ऑफ डेथ। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल एंड वेरी वेरी केयरफुल, और जो एहतियातें हम बरत सकते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा वो करनी चाहिए। और प्लीज़ हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया करें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आज एक तो एक्नी को कैसे संभाला जा सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की एक्नी फ्लेयर अप हुई हुई है, और दूसरी बात कोरियन ग्लास स्किन हर बंदे की ऑब्सेशन है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं इन द मोस्ट नेचुरल एंड हेल्दी वे पॉसिबल। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ खूबसूरती, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स से है। दोनों का गोल एक ही है और वो ये है कि जिस भी चीज़ से लोग तंग हैं फ्रॉम अ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि उनके फोरहेड पे बड़े रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स वगैरह एजिंग के मसाइल होते हैं, कुछ लोगों को एक्नी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की स्किन अच्छी होती है लेकिन वो कहते हैं इससे भी अच्छी हो सकती है। मेरी बहन की तो स्किन चमकती है, बहनें हैं एक ही स्किन है लेकिन उसकी चमकती है, मेरी नहीं चमकती। तो हर बंदे के ऑब्वियसली स्किन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स और मसाइल होते हैं। स्कैल्प पे भी हमारे स्किन ही होती है, और अगर उसको सही तरीके से ना मैनेज किया जाए तो गंजे होने के अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। सेबेशियस डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्कैल्प के ऊपर बहुत मसाइल हो जाते हैं। तो आज स्पेसिफिकली हमने सोचा कि एक्नी ट्रीटमेंट एंड कोरियन ग्लास स्किन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मिलते हैं डॉक्टर शुमाइला वक्कास से। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहिबा के साथ एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जिन्होंने बहुत से सैलॉन्स का सेटअप भी किया, उन चीज़ों को लोगों को पूरे के पूरे एज अ कंसल्टेंट इन्होंने चीज़ें मैनेज करके दी। ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं। वकास अशरफ हमारे साथ हैं। जब मैंने भी व्यूअर सैलॉन बनाया था तो वकास भाई ने मेरी बहुत मदद की थी, वो मैं चला नहीं पाई, जिस पे वकास भाई ने डांटा भी मुझे बहुत। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये खुद ऑनर मानती हूँ बात, और आपको अक्सर के जब इंसान कोई भी काम खुद खड़े होकर नहीं चलाने की कोशिश करता तो वो नहीं चलता। ये जो हम सबकी सोच होती है ना कि एक चला दो तो वो क्लॉकवर्क की तरह चलेगा, तो घड़ी में भी बैटरी डालनी होती है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, तो उसके लिए कोई इंडिविजुअल ऑन ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो फॉर ऑल द पीपल जो ब्यूटी के काम में पढ़ना चाहते हैं, एस्थेटिक यू नो सैलॉन्स या एस्थेटिक्स, उसकी भी सारी चीज़ें आप लोग वकास भाई प्रोवाइड करते हैं ना। हाइड्राफेशियल मशीन्स, ये 3D हाइड्राफेशियल भी आप लोगों के पास वेरियस डिफरेंट। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह, आप तो खुद आधी एस्थेटिक पर्सन बन चुकी हैं। जो वर्ड आप बोल रही हैं डर्मेटाइटिस, बोरेक, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। नहीं बट वही वाली बात है ना वकास भाई, देखिए इस प्लेटफॉर्म इसीलिए तो मुझे लगता था कि मैं सैलॉन भी चला लूंगी, लेकिन हर काम हर बंदे का नहीं होता। जैसे अभी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन गए हैं हमारे प्रोग्राम से, हम उनकी बात कर रहे थे। अब वो एक बड़ा मखसूस सा काम करते हैं, वो काम अगर आप जाके नई से कराने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल, या रोड साइड डेंटिस्ट से तो मसला पड़ेगा। ऑब्वियसली क्वैक्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम हम सब का, क्योंकि वकास भी यही बात करते हैं, डॉक्टर साहिबा भी यही बात करती हैं कि भाई सही बंदे के पास जाएं। स्किन बर्बाद हो गई एक दफ़ा तो बड़ी ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ जल गई स्किन, तो फिर उससे वापसी बहुत मुश्किल है स्किन ग्राफ्टिंग के अलावा। तो डॉक्टर साहिबा आज हम बात तो एक्नी की करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि एक प्रोसेस है जो आपने स्टार्ट करवानी है, तो आप स्टेप 1 उसका स्टार्ट करा दें। हमारे साथ अक्सा हैं असिस्ट करने के लिए और बतूल हैं एज मॉडल, बट दोनों जो हैं वो इनकी टीम का हिस्सा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मैम, आज हम करने जा रहे हैं कि जो कि आजकल का बहुत ही रेनाउंड फेमस ट्रीटमेंट चल रहा है, सब चाहते हैं कोरियन ग्लास स्किन हो जाए। तो कोरियन ग्लास स्किन जो है वो डिपेंड करता है कि किस पे की जा रही है, क्या एज है, किस टाइप की स्किन है। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो कि इन्वेसिव भी हैं, नॉन इन्वेसिव भी हैं। आज हम यहाँ पे नॉन इन्वेसिव कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोरियन ग्लास स्किन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है डीप क्लेंजिंग।
वो स्टार्ट करेंगे भी डीप अच्छा। क्लेंजिंग पे हम नज़र डालते रहेंगे और स्टेप्स की तरफ जाते रहेंगे व्यूअर्स। लेकिन सबसे पहले एक्नी जो आजकल ऑलमोस्ट हर घर की प्रॉब्लम है, तो घर में सब अफराद की सब ऑलमोस्ट। अफराद की। आकाश भाई, इतनी एक्नी क्यों बढ़ गई है? बेसिकली कंटीजियस जो इन्वायरमेंट मेडिकल चीज़ों की तरफ तो मैं आऊँगी डॉक्टर साहब की तरफ, लेकिन बड़ी हरकतें जिस तरह अभी गुटके और पान की बात हो रही थी, तो ये हम खुद करते हैं। हमारे बचपन में तो नहीं, हमें गुटके, मतलब हम पैदा तो गुटके के साथ नहीं होते। ऑब्वियसली, तो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डे बाय डे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जो कंटीजियस जिसको इन्वायरमेंट भी हम कहते हैं। तो असल जो चीज़ है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने किस वक्त अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, कब हमने जो बैक्टीरियल अपने आप को फ्री करना है, और वही कंटीजियस हाथ हम अपने फेस पे लगाते हैं, फिर वही कंटीजियस हाथ हम बहुत सारी जगह पे लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये बड़े जैसे- आराम से ना ऐसे करके बात सुन रही थी। मैं कहा जुगन काज़िम हाथ नीचे कर लो। हाँ, तो मैं आपकी इसीलिए वो हंसे हैं, तो मैंने कहा मैं उनकी आपकी हंसी शरारतें समझ रहा था। उन्हें मैं- देख के ना नज़र नीचे कर ली कि अब मैं हंस पड़ूंगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी अवेयरनेस एक आम बंदे को होना ज़रूरी है। जिस तरह हमने कोविड के अंदर चेन्स को तोड़ते हैं, इसी तरह इन चेन्स को तोड़ना ज़रूरी है। स्पेशली अपनी पॉकेट में आप लाजमी सैनिटाइज़र रखें, ठीक है। अभी इसके अलावा भी आप ये देखें कि अभी हमने शुरू में बात की अपनी ग्रूमिंग की प्रोग्राम पे, तो जैसे कि बहुत से लोग अपने नेल्स को चबाते हैं कॉन्स्टेंटली किसी फेस के एक एरिया के, जिस तरह मेरी बहुत, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आज मेरी नाक पे इतनी ड्राइनेस का, मेरी टी जोन इज वेरी ड्राई, सो आई हैव एन इची नोज एंड अ फोरहेड ऑल द टाइम। सो द फैक्ट इज, ये जो मैं अभी बहुत कम हाथ लगाती हूँ कॉन्शियस होके, पहले तो कॉन्स्टेंटली मेरा हाथ मुंह पे होता था। बट ये चीज़ें भी आपको बहुत, आपकी स्किन को ख़राब होने की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस भी तो है ना एक्नी के, कि क्यों ऐसा है कि 3 बच्चियाँ एक ही घर में पैदा हुई हैं, एक बच्ची के मुंह पे फोड़े बाकायदा इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं, पीप वाले, और एक बहन है जिसको हल्की सी एक्नी, और एक है जिसको एक दाना नहीं निकला सारी ज़िंदगी। इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जेनेटिक्स में आ जाएगा। जेनेटिक्स में आपका जो है, आपको अपने पेरेंट्स से, फादर से, फोर फादर से जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें एक्नी एक ऐसी चीज़ है, उसमें हिस्ट्री अगर माँ की, बड़ी बहन की है, तो आप में भी होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर वही बात हो गई कि किसी को है, किसी को कम है और किसी को कुछ नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी चेंजेस हैं, जो कि सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात पे है कि वो हर एक इंसान को, इवन ट्विंस को भी उसने डिफरेंट बनाया है। दूसरी बात आ जाती है एज। एज में हमारे हार्मोनल चेंज 2 जगह पे आता है, एक टीन में आता है, एक आपका 40 प्लस पे जाके आता है, मेनोपॉज के पास आता है। इन दोनों में एक्नी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहे होते हैं या चेंजेस हो रहे होते हैं, ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो फिर ये एक्नी ज़्यादा होती है। दूसरी टाइप आ जाती है एडल्ट एक्नी के, वो लोग जिनको टीन में हुई ही नहीं है। एग्जैक्टली, मेरी एक दोस्त है, उसको 26-27 पे एक्नी शुरू हुई, उसको अभी भी एक्नी है, एक्नी होती है इस उम्र में। आप उसको कहते हैं तुझे इस उम्र पे दाने निकल रहे हैं। उसमें मल्टीपल आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो प्रॉपर स्किन केयर के यूज टू नहीं है, उनमें ये ज़्यादा हो जाती है। फिर आपका जो डाइटरी पैटर्न है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी स्किन केयर को अगर वो मैच नहीं कर रहा, तो किसी भी एज में वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैंने कहा जल्दी से चेक कर लें। अब हम उसी स्टेज पे हैं। जी, अभी हम स्टेप 1 पे ही हैं, क्योंकि ये स्टेप हमने 2 to 8 मिनट्स फॉलो करना होता है। व्यूअर्स, हम लोग 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया, हम अभी एक्नी की भी बात करें और साथ में यहाँ पे हम कोरियन ग्लास स्किन अचीव करने का तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट्स ही होता है। और दो हैं उसकी मोडालिटीज़ हैं। दवाइयाँ भी आपने हैं। नहीं, आपने ट्रीटमेंट्स तो लेने हैं, लेकिन अगर आप उसको होम केयर से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो लास्ट नहीं करेगी। वो आप, ये नहीं है कि आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो कोई आपको एक मास्क मिलेगा, वो आपने लगाया और सुबह आप उठे तो आप की और कोरियन या ग्लास फिर स्किन पूरा महीना। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने, इसी तरह तो बेच रहे हैं अपनी ऐसे वेबसाइट्स ही, पे। ऐसे ही। लोग समझते हैं कि ट्रीटमेंट करा लिया तो नाउ इट्स फॉर लाइक 1 महीना 3 महीने, ऐसे नहीं होगा। प्रोडक्ट्स भी तो मार्केट में ऐसे बिक रहे हैं ना कि ट्रीटमेंट ना भी कराओ तो ये कर लो। तो लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की क्रीमें खरीद रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो लगाई चले जा रहे हैं कि जी इसके बाद कोरियन ग्लास स्किन होगी, तो किसकी कितनी देर वेट करें। सो बेहतर है कि आप कि किसी प्रॉपर एस्थेटिक के बंदे के पास जाएं जो आपको इस चीज़ की तरफ लेके जाए। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि कोरियन ग्लास स्किन का मतलब क्या है। इसमें बेसिक 3 चीज़ें हैं। ये वर्ड आया है कोरियन जनरेशन से, कोरिया से। बेसिकली उनके pores बाय बर्थ या जेनेटिकली वो जो रेस है, कोरियन रेस है, उनकी स्किन में 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो उनके पोर्स जो हैं वो सीमलेस हैं, ना होने के बराबर है। दूसरा, उनकी जो स्किन टोन है वो इवन है।
तीसरा जो है वो उनकी स्किन के ऊपर ग्लो है, ग्लो की वजह से इट लुक्स लाइक ट्रांसपेरेंट, तो उसको हम ग्लास ग्लो अपीयरेंस कहते तो हैं। हम उनका खून निकाल के लगाते हैं? उनका खून नहीं निकालना है, उनकी हमने जो हैबिट्स हैं उनको भी अटेन करना है। उनकी जो क्लीन ईटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो खाना पीना है, स्किन टाइप इतना तो वहाँ पे भी हर बंदे की मुख्तलिफ है। हाँ, ये बिल्कुल है। चीज़ें कॉमन है, लेकिन किसी की ड्राई है और हाँ। किसी की ऑयली स्किन है और किसी की नॉर्मल है, किसी की कॉम्बिनेशन है। सो यू हैव टू, किसी की एक्स्ट्रा आपको सेंसिटिव है। अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से उसको मेंटेन करना है और आपके एस्थेटिशियन को भी आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना है, बिल्कुल सही। एज के हिसाब से भी, क्योंकि क्योंकि डीप क्लिनजिंग के साथ साथ ना वो लोग एक्सफोलिएशन बहुत करते हैं वहाँ पे, और साथ में आप एक हाइड्रेशन ब्लैक हेड नहीं, आपको व्हाइट हेड नहीं नजर आता? नहीं है? आता। और हाइड्रेशन तो वो मैं कहता हूँ जितना वो गर्म कावे और पानी पीते हैं ना। लेकिन भैया ठीक एक है। और चीज़ है, याद रखें कि हम क्योंकि एक्नी की बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करें कोरियन ग्लास स्किन की, तो जब तक एक्नी नहीं खत्म होगी यू आर नॉट गोइंग टू अचीव कोरियन जब हम ग्लास स्किन। सीमलेस की बात कर रहे हैं या फ्लॉलेस स्किन की बात कर रहे हैं तो ना वहाँ पिगमेंटेशन होनी चाहिए, ना एक्नी होनी चाहिए, ना रेडनेस होनी चाहिए, तो फिर ही ग्लास वाली सीमलेस लुक आती है ना। ठीक है। उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को ट्रीट करना है। अगर एक्नी है उसको टाइमली ट्रीट कराना है, छाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं उनको ट्रीट कराना है, टू टोन स्किन है, मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है मॉइस्चराइज़र का, और फिर हमें सन प्रोटेक्शन की आदत नहीं है। सन प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सूरज में ही जाएंगे, बाहर धूप में जाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमारे घरों में भी वही LED लाइट्स हैं, UV रेज़ हैं जो हमारी बल्ब लाइट्स में हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, वापस आऊँगी बिकॉज एंड में मैं आपसे कंक्लूजन लूँगी कोरियन ग्लास स्किन की। भैया ये बताइए कि हम ट्रीटमेंट्स क्या कर सकते हैं एक्ने बहुत की? बहुत अच्छी बात है। एक मैं ट्रीटमेंट्स की बात करूँगी और एक फिर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने आज बड़े अच्छे दो बंदे अलग अलग से पकड़े हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कहाँ? हाँ, ये दोनों बच्चियाँ ना गास में बड़ी अच्छी हैं, बल्कि मेरी अनम भी बड़ी अच्छी है। वो देखिए उसने खाना भी तैयार किया हुआ है, वो अनम पे भी झाती मार देते बड़ी हैं। अच्छी खुशबुएं भी इससे आ पहले रही कि वकास भाई अपनी तारीफ करें, मैंने बात को चेंज कर दिया जल्दी से। हाँ जी अनम, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल। ऐसे गौर से देख रहे हैं कोरियन ग्लास स्किन पे, इसके सारे तबक रोशन हो गए हैं। ये तो है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी कोरियन ग्लास स्किन हो जाए। बट हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। साथ में जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो कीमा थोड़ा सा बच गया था, मैंने उसके कबाब बना दिए। और मैंने कबाब अभी खाया है सबके सामने, सब गवाएं, और बहुत मज़े का था, थैंक यू सो मच। डिलिशियस। बात ये है कि व्यूअर्स देखिए, आप एक ही चीज़ से बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट इट और अपने बजट को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। अच्छा प्रकाश भाई, एक्नी की ट्रीटमेंट्स क्या हैं जो घरों में और सैलॉन्स में, या सैलॉन तो नहीं मैं कहूँगी, एस्थेटिक क्लिनिक्स के अंदर हो सकती हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है, वाकई इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, है। हर बंदे ने आजकल खोला पार्लर हुआ है system और बेसमेंट उसके में खुद में अंदर के खुड़ा घुसा हुआ है और उसके अंदर हम लोग जी हाइड्रा फेशियल भी कर देते हैं, बोटॉक्स भी कर देते हैं, फिलर भी कर देते हैं। और इंटरनल मेडिकेशन दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो जो गोरा आप करने दे वाली। नहीं सकते। यानी ये जो भी हम बात कर रहे थे ना कि आपने आज कॉम्बो जो बैठाया हुआ है वो इसी वजह से बैठाया हुआ है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को हम सही तरीके से गाइड कर सकें। तो इंटरनल जो मेडिकेशन है ऑब्वियसली किसी डर्माटोलॉजिस्ट या स्टैटिक पर्सन से ही उनको रिक्वायर करनी चाहिए, उसके बगैर वो जो है वो यूज़ ना करें। सेकेंडली इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इसका सबसे ईजीएस्ट वे जो एस्थेटिक साइड पे है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी किल्स द बैक्टीरिया जो आपके सुपरफिशियल वो जो इस तरह करके क्लियर सी एक रॉड होती है, ज़्ज़ के उसके अंदर आर्गन और नियॉन गैसेस होती हैं, उसका काम डायरेक्टली आपकी स्किन के सुपरफिशियल लेयर के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लियर करना है। और इसके ऊपर भी आपकी सिटिंग रिक्वायर्ड है, यानी ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा किया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो आप सुबह ठीक होके चले जाएंगे। तो इट विल टेक टाइम। वही साइकिल है, जब 3 महीने का टाइम आपको एक डॉक्टर ने देना है, वही साइकिल आपने जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी के साथ लेना है। व्यूअर्स एट द सेम टाइम जो आपके दाने वगैरह हैं वो भी एक अरसे तक निकल रहे होते हैं, तो फिर बंदा जाता है। वैसे तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बेटियों को या बेटों को एक्नी हो रहा है, बाय द वे बेटे भी उतना ही डिज़र्व करते हैं एक्नी ट्रीटमेंट जितनी बेटी करती है। लड़के बहुत ज़्यादा शाय और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, उनके मुंह पे दाने, माओं को सिर्फ ये होता है कि बेटी की करा दें। ये वाहिद एरिया है जहाँ पे बेटे इग्नोर हो जाते हैं। एक्नी हर बंदे को इमोशनली अपसेट करती है। कितने लोग आपके सामने आके डॉक्टर साहब रोते हैं? बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, और इसमें मिसकंसेप्शन ये है अभी तक जो हमें फेस करना पड़ता है कि जब टीन में एक्नी शुरू होती है तो घर में
उस चीज़ को रोका जाता है। अगर बच्ची की डिमांड भी है कि मुझे एक्नी का ट्रीटमेंट चाहिए, तो घर में बड़े मौजूद या फैमिली में जितने लोग हैं उनको अभी तक इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि इसको टाइमली ट्रीट कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो उनके माइंड में यही है कि ये तो होती है, सबको होती है, हमें भी हुई थी, तो लेट इट गो, आप कुछ ना करें। जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, अगर एक्नी को आप टाइमली ट्रीट नहीं कराते तो उसके गड़े बन जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं। वो जिस तरह जिनको हम फिर कहते हैं व्यूअर्स खड्डे बन और वो जाते खड्डे भरना हैं। वो देखें, खड्डे फिर किसी क्रीम से तो नहीं भरते। और फिर जब आप लोगों को फिलर्स कराने पड़ते हैं हाँ। या दूसरी चीजें करानी पड़ती हैं, कोई पीआरपी Invasive करा रहा है, कोई procedures की तरफ एक्सोसोम्स जाना करा रहा है, पड़ता है। एक्सोसोम्स लाखों की ट्रीटमेंट है। माइक्रो Exactly. नीडलिंग है, मतलब ओब्वियसली उसके बाद आपको माइक्रो नीडलिंग पे जाना है, वो ज़्यादा इन्वेसिव है। तो पहले क्यों नहीं पोस्ट एक्ने स्कार्स को रोका गया? जबकि तो जैसे एक्ने ही आपको 3 से लगे 6 महीने में ट्रीट हो जाती है, वर्स अच्छा, से कुछ वर्स मेडिसिन भी तो हैं जो डॉक्टर्स देते थे, आपको याद होगा एक्यूटेन या पता नहीं कुछ इस टाइप का था जो विटामिन बाहर ए डेरिवेटिव है। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, बेसिक एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, विटामिन ए भी होती है। इसके अलावा भी 1-2 ग्रुप्स हैं जो एक्नी को हेल्प करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसको देनी है, किस एज पे क्या देनी है और डोज कितनी देनी है, और स्किन की उस टाइम कंडीशन क्या है। इन सारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से पर्सन टू पर्सन हमारा वेरी करता है ट्रीटमेंट कि आपने किसको क्या देना है। बट मेरा एम्फेसिस ये है कि अगर टाइमली ट्रीट करा लिया जाए तो हम बहुत सारे डिजास्टर से बच जाते हैं। लेकिन क्या खाने पीने से एक्नी का ताल्लुक है? अब लोग कह रहे हैं कि भाई इतना नहीं है, इन द सेंस दैट अगर आप नॉर्मल खुराक लेते हैं तो जैसे कि अगर कोई दिन में इतनी सी चॉकलेट खा ले तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नहीं है। बाहर पे बाहर खा लें। असल में लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ रोक देते हैं, अगले की। Normality नहीं है अगला ना। फिर अपनी ट्रीटमेंट ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको देखिए, एक तो ट्रीटमेंट के लिए जाना, फिर 90% आपकी चीज़ें अगर रोकती जाएंगी तो कोई जाना, फिर लोग बच्चे ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। उसमें ये देखना है ना कि ये कंसल्टेशन से पता चलता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन को एक्नी की क्या रीज़न है, टाइप कौन सी है और रीजंस क्या हैं। आपने 2 चीज़ों को ट्रीट करना है, एक तो अलामात को ट्रीट करना है, दूसरा एक्नी की रीजंस को ट्रीट करना है। जब आपको रीजंस पता हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन में हमें ये प्रॉब्लम है, इनका मैदा नहीं ठीक है, इनकी स्किन केयर की रूटीन नहीं ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को बताएंगे। और मेडिसिन इसलिए है क्योंकि जो एक्नी है, एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि मैं तो 3 महीने से ये क्रीम, वो क्रीम, ये ट्यूब, वो ट्यूब डॉक्टर के कहने पे लगाई, लेकिन मेरी एक्नी नहीं ठीक होगी। तो वो कंप्लीट उससे रिकवर इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ये डिज़ीज़ है, ये प्रॉब्लम है आपके सेबेशियस ग्लैंड की ओवर एक्टिवेशन की वजह से, जो कि क्रीमों से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी और उसका एक प्रॉपर कोर्स है। सही। वो कर लेंगे जो कि 3 से 6 महीने का है, तो अंदर से एक्नी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है? अभी ये मेरे ख्याल से एक्सफोलिएशन शुरू कर दी स्टेप इन्होंने। 2 पे चले गए, अच्छा, एक्सफोलिएशन। तो पहला स्टेप, अच्छा सर प्लीज, पहले हमने किया हाँ, पहले cleansing हमने deep किया। जो cleansing, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा सैनिटाइजर हाथ के लिए अपने रखें, मस्त तो है। फेस को भी एक तरह से ये सैनिटाइज Sanitize किया। किया। दूसरा स्टेप, दूसरा एक्सफोलिएशन हो रही है और इसके अंदर एक्सफोलिएशन में 2 स्टैंडर्ड्स हैं। पहला जो है कंटिन्यूस है और दूसरा जो है वो पल्स है। इसका फ़ायदा ये होता है, ये दोनों वेव थेरेपीज़ हैं। वेव थेरेपीज़ आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट है उसकी रिमूवल में बहुत एक स्टैंडर्ड रोल प्ले करता है। मतलब आप कोरियन ग्लास हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन ने जो रोल प्ले करना है उसका एक अपना स्टैंडर्ड बनता है। तो अभी जैसे एक बात मुझे याद आ गई, तो आपने जो बात अभी की है ना कि क्या खाने से ताल्लुक़ है, तो अभी मेरा लास्ट टूर था कोरिया का, तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तानी एक्नी देखे। तो वो मेरा वेंडर था, उसकी शादी हुई थी कोरियन से, उसने उसको खिला खिला के खाने पाकिस्तानी ना उसके मुंह पे एक्नी कर दिए हुए थे कोरियन लड़की के। तो बात हकीकतन है कि जब आप मसाले खिला रहे हैं, यार क्या आपने, इतने मसाले खिला अच्छा रहे हैं, आप कितने इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स कि अभी जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन आए हैं, उन्होंने कहा कि कैंसर, मुंह के कैंसर का एक बड़ा रीज़न स्पाइसी खाना है। स्पाइसी है। खाना है अब स्पाइसी खाने में सिर्फ मिर्च नहीं है व्यूअर्स, गरम मसाला भी है, ऑब्वियसली। हल्दी अब आपके लिए बहुत अच्छी है, नमक भी एक हद तक आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप लाल मिर्चें, गरम मसाले कूट कूट के चीज़ों के अंदर डालते हैं, धड़ा मिर्च इतनी इतनी क्वांटिटी में डालते हैं, तो ना सिर्फ आपको कैंसर हो सकता है बट आपकी स्किन भी बर्बाद हो और सकती वो इतनी अच्छी उन लोगों की स्किन, और वो बेचारी की स्किन पे इतने एक्नी, पाकिस्तानी एक्नी मुझे नज़र आए। तो बात वही आ गई कि वाकई कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको ये सब चीज़ें लेके चलनी है। एक्चुअली जो पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मल जो एक
हेल्दी डाइट होती है, हेल्दी से मुराद मतलब कभी कभार आपने खा लिया बाहर का टेक अवे ये वो वटेवर, लेकिन अनफेयर बात है टीनेजर को कहोगे बेटा तुमने जिंगर नहीं खाना या तुम पिज़्ज़ा नहीं खा सकती, तो आपको पता नहीं, है हम बच्चे नहीं आते काबू। चीट अलाउ करते हैं। सो आप वो सब कुछ अगर आप नॉर्मल अंदाज में करें तो इशू नहीं है। आप नोटिस करें कि एक्नी अक्सर उन लोगों के ऊपर भी होती है जिनका वेट ज़्यादा होता है। आप उनका वेट रिड्यूस करवा दें बच्चे का, उनके हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाते हैं। पीसीओएस क्या है? जी, ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें वेट गेन भी बहुत होता है और उन लोगों को भी अक्सर होती है जिनका वेट ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है, उनको जल्दी हो सेबेशियस जाती है ना। डर्मेटाइटिस किसको होता है? Exactly. जिनका वजन ज्यादा होता है, उनके होता है। जिस्म में फैट ज्यादा होता है, तो वो जिस्म से निकलने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली मैंने वही बताया ना कि जो कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं एक्नी की, जो कि मल्टीपल हैं, उनको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब हमने दो स्टेप, एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग, उसके बाद Cleansing मुझे स्टेप सारे बता दें, वो तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप तो हमारा जो है वो डीप क्लेंजिंग है, वो हम किसी भी अल्ट्रासाउंड से या हाथों से भी कर सकते हैं। सेकंड जो एक्सफोलिएशन है वो मस्ट बी विद स्क्रबर होते हैं, स्क्रबर अच्छे होने चाहिए। थर्ड जो है इसके साथ जो है वो जैसे लिफ्टिंग जो प्रॉब्स होती हैं, जैसे माइक्रोनीडलिंग है, आरएफ है। अब माइक्रोनीडलिंग तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन आरएफ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आरएफ के साथ हम जेल्स यूज़ करते हैं, जो इसके सर्टन प्रोडक्ट्स हैं, या आप कोई भी जो कोरियन ग्लास अच्छे ब्रांड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, यानी क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन और जो है वो ग्लो लिफ्टिंग। तो ये तीनों काम आपने इसके साथ परफॉर्म करना है। उसके बाद इसके जो है ना सीरम्स और इसके अपने सर्टन ममी मास्क हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, जिसके साथ फिर इसका पूरा एक स्टैंडर्ड पूरा हो जाता है, जिसको हम कोरियन ग्लास स्किन फेशियल कहते हैं। अच्छा, कोरियन ग्लास स्किन के साथ ना एक और भी बड़ी चीज़ करते। अच्छा, इधर मैं एक्नी का टॉपिक जल्दी से मुका दूँ, फिर मैं उसके बाद वापस आऊँगी कोरियन ग्लास। एक्नी के लिए आजकल बड़ी मेडिकेशंस भी आ गई हैं कि आप ये वाली दवाइयाँ लेंगे तो आपकी स्किन टोन गोरी भी हो जाएगी और आपका ये भी हो जाएगा। तो ऑफ द काउंटर चीज़ ख़रीदने के बारे में आपकी राय क्या है? बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे ऑफ द काउंटर चीज़ को खरीदने के क्योंकि लिए। जो चीज़ दुकान में नहीं बिक सकती वो लोग ऑनलाइन आजकल बेच रहे हैं। बिल्कुल, हर बंदा अपना मंजन ये बेच रहा है। हमारा थोड़ा सा अलमिया भाई है। मैं खुद आज के ऑर्गेनिक दौर स्किन केयर का। हेयर केयर बनाती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा वाट इस बात पे चढ़ता है कि बहुत से लोगों ने अपनी चीज़ों के ऊपर ऑर्गेनिक लिख दिया है, हाँ, लेकिन उनका प्रोडक्ट 70 to 80% ऑर्गेनिक नहीं है। और दूसरा एक लिमिट है ना जितना आप उसके अंदर थोड़ी सी कोई आर्टिफिशियल चीज़ डाल सकते हैं, वो उसको कहीं गुना सरपास कर चुका होता है। बट क्योंकि वो ऑनलाइन बिक रहा है तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है। ऑनलाइन वाले तो बेच रहे हैं ना, वो साथ में इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यंग जनरेशन आती है जिनकी स्किन बर्न हुई हुई है, सुपरफिशियल बर्न हुई हुई है, क्योंकि वो एट द एज ऑफ 17-18 वो सीरम्स लगा रहे हैं। वो वाले सीरम्स हैं जो मैच्योर स्किन वाले अब देखिए, सीरम्स हैं। रेटिनॉल जो है वो 35 के बाद लगनी बाद है। लगाना। रेटिनॉल आपने नहीं लगानी, नो डाउट आपने अपनी एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट्स 25 साल की उम्र के बाद करनी शुरू कर देनी है। एंटी एजिंग यानी कि आपको एजिंग से बचाएगा, क्योंकि वरना आपको एजिंग रिवर्सल की तरफ जाना है। सो 25 साल की उम्र पे स्पेशली कॉन्शियस होकर अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना है। सन ब्लॉक तो सारी ज़िंदगी लगाना है ना, पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक। अच्छा, 25 के बाद, बट 35 के बाद और फिर 45 के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बदलती जाएंगी। लोग क्या करते हैं कि 8-10 चीज़ें ले आते हैं और मुंह पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्किन पतली हो जाती है, कोई स्टेरॉइड लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओवरडू किया हुआ है, अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह की स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ लगानी है और कौन सी बिल्कुल नहीं लगानी है। कोरियन स्किन से याद आया, मेरी एक सहेली ने क्या हरकत की, मुंह पे स्टेरॉइड की क्रीम उसको डॉक्टर ने दी लगाने के लिए, कुछ उसका कोई काम किसी और वजह से। किसी और वजह से उसने वो 2 के 3 दिन उन्होंने कहा कि 3 दिन आपने लगानी है। पहले आपने 3 दफ़ा दिन में लगानी है, अगले दिन आपने 2 दिन लगानी है और आखिरी दिन आपने 1 दफ़ा रात को सिर्फ लगा के सो जाना ताकि वो टेपर ऑफ हो जाए। टेपर ऑफ। उसने क्या किया, उसने कहा इससे तो मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है। उसने क्रीम की तरह डेली प्योर स्टेरॉइड को मुंह पे लगाना शुरू कर दिया। अब पहले 2-3 हफ्ते तो उसकी स्किन चमके वाह हो गई, ऐसे ही है, अब उसके मुंह पे दाढ़ी आ गई है, ऐसे ही। लंबे लंबे उसके यहाँ ब्लैक बाल आ गए, यहाँ पे उसके सारे बाल आ गए, यहाँ मैं ये forehead पे बाल बताना आ गए चाहूंगी बेचारी के। कि स्टीरॉइड्स जो हैं उनके 3 साइड इफ़ेक्ट हैं। बेसिकली हम उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। वो जो फार्मूला है वो बना है 3 चीज़ों के लिए। ये एक्नीजेनिक है, यानी स्टीरॉइड एक्नी पैदा करता है जब एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, ये पिगमेंटेशन बनाता है, यानी छाइयाँ, दाग धब्बे ये तेज़ कर देता है अगर आप उसको 3 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल कर बिल्कुल लें। सही।
चौथा ये है कि ये हम एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जो कि बाल उगाता है। तो जब आप इसको फेस पे लगा रहे हैं लंबे अरसे के लिए तो फेस पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, और ये है हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस जो लोग सोचे समझे बगैर और लगाते कभी कभी लोग मासूमियत में कहते हैं, मेरी याद है मेरी बेटी के सर पे बालों का इस तरह कोई इशू हुआ तो एक ऑयल दिया गया कि ये उसके सिर पे लगाना है। उनकी नैनी जो थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत क्यूट है, अब वो हमारे साथ तो नहीं काम करी, बट जब वो नूर छोटी थी कुछ एक डेढ़ साल की, उन्होंने उसकी जिस्म पे भी उसकी मालिश करनी शुरू कर दी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 1-2 दिन का ही मामला था। मैं वापस आई हूँ तो उसके सर पे मैंने कहा उसको लगा दे ताकि मैं नूर को नहला दूँ। वो लगा रही थी, मैं साथ बैठी हुई हूँ तो एकदम से ना कंधों पे लग रहा है। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? कहती मालिश करनी है ना, मैं नूर दी। तो मैंने सोचा मैंने कहा खुदा का वास्ता है एदे विच स्टेरॉइड है गया ये स्पेशल उसके सिर के लिए, क्योंकि उसके सिर के बालों का मसला हुआ था, उसको एलोपेशिया हो गया था, सर के ऊपर काफी स्पॉट्स हो गए थे छोटी सी को। तो वो कोविड हुआ था, उसके बाद उसकी बॉडी में ऑटो इम्यून ट्रिगर हो गया। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह घने बाल है। लेकिन इमेजिन कि अगर वो लगाते रहते बच्ची के पूरे जिस्म पे काले काले बाल निकल आने थे। ऐसे ही है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए उसके लिए करें। अगर वो चीज़ पूरे जिस्म पे लगाने के लिए होती तो डॉक्टर आपको कहता। डॉक्टर को क्या फ़र्क पड़ता है, उनका भी अगर उनका अपना पर्सनल प्रोडक्ट भी है तो उनका तो बिक रहा है प्रोडक्ट, लेकिन आप नुकसान कर लेंगे अपना तो उधर से रिवर्सल क्या होगा। सो अब मैम, क्योंकि बिल्कुल 3-4 मिनट रह गए हैं, ज़रा ये टोटल फोकस अब हम इस कोरियन ग्लास स्किन पे करते हैं, बल्कि वकास भाई आप करें, डॉक्टर साहिबा को हम आराम करने देंगे, थक गई होंगी। नहीं बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद जो है ना, जैसे हम एक्सफोलिएशन पूरी करते हैं तो हम चले जाते हैं जो है ना लिफ्टिंग की तरफ। लिफ्टिंग के लिए और भाई आप खुद भी करते हैं पर्सनली भी और आप सिखाते भी हैं, ये बच्चियां भी आपके हाथ की ऑब्वियसली मेरे ही ट्रेनर। और बाय द वे इनकी क्लिनिक में हर चीज़ इन सब की अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। ये नहीं होता कि ये लोग कहीं इधर निकले हुए हैं और पीछे से मामला चले हुए हैं, ये हर चीज़ अपनी निगरानी में करते हैं, कंसल्टेशन होती है, जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ऑब्वियसली जी, क्योंकि कंसल्टेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई क्लाइंट आए तो उससे कंसल्ट करें, उसको क्या इश्यूज़ हैं। और आजकल ये जो बात हम कर रहे हैं क्वैक्स वाली, के क्वैक्स के साथ साथ क्लाइंट्स भी बहुत सारे इतने अब अवेयर होना शुरू हो गए, उनको भी पता होता है कि हमने अपने सैलून्स को किस तरह चीट करना है या हमने स्टैटिक क्लिनिक्स को किस तरह चीट करना है। तो जब तक कंसल्टेशन फॉर्म फिल नहीं होता तो आपके पास एक एविडेंस नहीं आता कि आप ये कोई भी हेयर का काम कर रहे हैं, कोई भी स्किन का काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो एक एविडेंशियल फॉर्म अपना आप ज़रूर बिल्ड करें। तो अभी जो कोरियन ग्लास स्किन है, इसके अंदर हम थर्ड फेज़ से आगे फेज़ पे चले गए हैं, जो कि हमारा जो है ना लिफ्टिंग प्रोसेस के तौर पे चलता है। साथ में हमने जो है वो रखी हुई हैं जो इसकी जो है ना, मैं बल्कि अगर उठूँ प्लीज वकास भाई प्लीज, थैंक यू सो मच। द होल सेट इज योर्स। इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे व्यूअर्स प्लीज कैमरा की तरफ भैया दिखाइएगा, ठीक है। ये है इसका ऐसी किट है जो बहुत ज़्यादा कोरिया में वर्क की जाती है इसकी, जो एक पूरा मम्मी मास्क है और इसी के अंदर अच्छा, मैं ले जाती हूँ। हाँ जी, आपके लिए। मजाक कर रही हूँ। नहीं, दिस इज अब भाई का कौन नुकसान करता है हम नुकसान करेंगे दूसरों का। हाँ, इसके अंदर उन्होंने एक मॉइस्चर मास्क है और इसी के अंदर जो है एक उन्होंने ये देखें, ये एक साइड पे ये ऊपर मेंशन है, एक साइड पे मम्मी मास्क है ये, और ये वाला जो है एक इसके अंदर मॉइस्चर मास्क। अगर आप बिल्कुल हम खोलते हैं, ठीक है। ओह वाओ, सो दिस इज फॉर द फेस, यू कैन, दिस इज फॉर फेस, ठीक है। इसके अंदर जो है मॉइस्चर है, इसके अंदर पूरा एक मॉइस्चर है, और ये वाला जो है ये मम्मी मास्क है, ये मम्मी की तरह का बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो काम है वो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान में चिट्टा होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कोरियन ग्लास स्किन तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक लिटिल बिट जो वाइटनिंग लोगों को चाहिए होती है वो भी हमने इसके साथ एक परफॉर्म करनी होती है। ये इसका एक पूरा जो है वो मम्मी मास्क है, देखें। मेरा मास्क ही खोल देता है। हाँ, नहीं और है, और हैं अभी हम जब परफॉर्म मैं एक भी ना मेरा जाया करती थी। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इसको अभी जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा वो हम लगाने लगे, क्योंकि खत्म हो गया ना। हाँ, हम जल्दी लगाते हैं ताकि शो खत्म करना है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। इसको वाइप दोनों लगाने हैं, लगा देंगे, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा, हाँ जी, अक्सा वाइप करें। हाँ, ये देखें, ये फौरी लग जाएगा। आपने जल्दी से, ये इसका मॉइस्चर मास्क है, ठीक है। अच्छा, ये पहले लगाया ये और उसके ऊपर ये लगाया और उसके ऊपर आपने फौरी इसकी एप्लीकेशन कर दी। ओह हाउ इंटरेस्टिंग, यस, हाउ इंटरेस्टिंग। ये देखें, लाइए, अच्छा
और ये उसी वक्त लगाना है, ये नहीं उसी है? वक्त लगेगा। और ये आपके पास है वैसे अवेलेबल? जी बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली पूरी ट्रीटमेंट कर ले तो बेहतरीन लगा, है, ये देखें। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अफोर्ड करते हैं लेना भी तो वो अच्छा एक चीज़ देखें, ये देखें जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ये डिज़ोल्व होता जा रहा है, देख रहे हैं? मास्क के इसका ऊपर भी मास्क सीरम्स हैं, पेप्टाइड्स अच्छा हैं, इसको लगा के अंदर अब्जॉर्ब कराना एब्जॉर्ब है। करेगा और फिर वो इसकी वजह से स्किन की डीपर लेयर डर्मस अच्छा के भैया अंदर ये क्या है, ये क्या ऊपर स्प्रे करना है ये इसको? स्प्रे होगा। ये अब आप बेटी स्प्रे आंखें करते बंद जाएं, करेंगे? ये जिस जिस जगह पे आपको लगेगा कि इसको आपने डिज़ोल्व करना है ये साथ साथ डिज़ोल्व होता जाएगा। बस ठीक है, हाँ जी आ जाए बकास भाई, वो अब क्योंकि एप्लीकेशन शो को भी ये ये है। देखे डन हो गया। Done. और ये इसके बाद आप बेसिकली यू कैन गो होम, राइट? यस हाँ, ये 20 to 30 मिनट्स लगा रहेगा, तब तक सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस मास्क के अंदर हैं, जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, नाइसिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, ये सारे स्किन के अंदर एम्बेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने का, एब्सोल्यूट प्लेजर। व्यूअर्स हमने आपको बहुत कुछ दे दिया है सोचने के बारे में ओवर द वीकेंड। गुटखा, पान, पून इन चीज़ों को अवॉइड करें, गंदी खुराक की तरफ मत जाएं, मिर्चों मसालों को थोड़ा कम करें अपनी खुराक में। अभी कुछ देर पहले कैंसर की बात हुई, यही बात एक्नी और स्किन की हो रही है। अपनी स्किन का ख्याल रखें, ये आपके जिस्म का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सर।